तो जरा सोचिए कि एक बिल्कुल आम सा दिन है और अचानक मौसम एक ऐसी भयानक करवट लेता है कि पलक झपकते ही सब कुछ तबाह हो जाए। आज की हमारी इस विशेष चर्चा में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में आए उस खौफनाक और अचानक आए तूफान की, जिसने सचमुच पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। जब प्रकृति अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाती है ना, तो उसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए इस पूरी घटना की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये विनाश कैसे हुआ और उसके बाद राहत का काम किस तरह से आगे बढ़ा। इस त्रासदी की गंभीरता को समझने के लिए जरा इस एक नंबर पर गौर करते हैं, 100। और सच कहूं तो ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन 100 लोगों की जान है जो इस अचानक आए तूफान की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में चली गई। अब हैरानी की बात यह है कि ये तबाही हफ्तों या महीनों में नहीं हुई, बल्कि कुछ ही घंटों के अंदर इस तेज आंधी और बारिश ने इतना बड़ा कहर बरपा दिया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जाना ये साफ बताता है कि ये कोई रेगुलर सा तूफान नहीं था, बल्कि एक अत्यधिक तीव्र और जानलेवा घटना थी जिसका असर पूरे के पूरे राज्य पर पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, पिछली शाम को आसमान में अचानक से धूल के घने बादल छा गए। मतलब किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इन बादलों ने राज्य के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि जो लोग सड़कों पर थे उन्हें अपनी जान बचाने के लिए तुरंत पेड़ों और फ्लाईओवर के नीचे छुपना पड़ा। जरा उस मंजर की कल्पना करें। हवा इतनी तेज चल रही थी कि बड़े बड़े टिन शेड और होर्डिंग्स हवा में तिनके की तरह उड़ रहे थे। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई थी और हर कोई बस किसी तरह खुद को बचाने की जद्दोजहद में लगा था। तूफान के तुरंत बाद का जो नजारा था वो सच में दिल दहला देने वाला था। हर तरफ बस एक अफरा तफरी का माहौल था। बड़े बड़े पेड़ जड़ों से उखड़ गए थे, सड़कें पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थीं और कई गाड़ियां तो उन पेड़ों के नीचे ही पिचक गईं। लेकिन इस भारी तबाही के बीच जो एक चीज सबसे ज्यादा उभर कर सामने आई वो था लोगों का जज्बा। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल और वहां के स्थानीय लोगों ने सचमुच अपने नंगे हाथों से मलबा हटाना शुरू कर दिया। उनके पास बड़ी बड़ी मशीनों का इंतजार करने का टाइम ही नहीं था। हर एक सेकंड कीमती था। ये दिखाता है कि संकट के समय में इंसानियत किस तरह से हर बाधा को पार कर जाती है। अगर हम नुकसान के इस डेटा पर नजर डालें तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि वैसे तो पूरा राज्य प्रभावित था, लेकिन कुछ जिलों में तबाही बहुत ज्यादा थी। इन आंकड़ों को देखिए। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 21 जानें गईं। उसके बाद भदोही में 18 और मिर्जापुर में 15 लोगों की मौत हुई। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये हमें बताते हैं कि इस तूफान का सबसे घातक असर किन इलाकों में था। फतेहपुर, उन्नाव और बदायूं जैसे जिले भी इस कहर से बच नहीं पाए। और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर यह तय किया जाता है कि राहत और बचाव का काम सबसे पहले और सबसे तेज किन जगहों पर होना चाहिए। तो अब तक हमने पूरे राज्य के बड़े आंकड़े देखे, लेकिन इन बड़ी संख्याओं के पीछे जो असली कहानियां हैं उन्हें समझने के लिए हमें थोड़ा करीब जाना होगा। तो चलिए चलते हैं बरेली के बमियाना गांव में। किसी भी आपदा का असली दर्द वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने उस खौफनाक पल को जिया है। राज्य के एक बड़े नजरिए से हटकर इस एक गांव की ये कहानी हमें इस तूफान की अकल्पनीय और डरावनी ताकत का एक बहुत ही सीधा एहसास कराती है। हवा की वो प्रचंड ताकत आखिर थी कितनी, इसे नन्हे मियाँ के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव से समझते हैं। वो कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं कहाँ गिरा, मैं कम से कम 50 फीट दूर था। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये एक भयानक सच्चाई है। नन्हे मियाँ खुद को बचाने के लिए एक टिन शेड के पास एक रस्सी पकड़कर खड़े थे, लेकिन हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि वो टिन शेड और नन्हे मियाँ दोनों हवा में उछल गए और 50 फीट दूर एक खेत में जाकर गिरे। इस एक वाकये से हम उस खौफ और बेबसी को महसूस कर सकते हैं जो उस वक्त वहां मौजूद लोगों पर गुजरी होगी। जाहिर है इतनी दूर हवा में उछलकर गिरने का अंजाम भी बेहद दर्दनाक था। इस हादसे की वजह से नन्हे मियाँ के हाथों और पैरों में गंभीर फ्रैक्चर आए हैं। अक्सर होता क्या है कि जब हम 100 मौतों या सैकड़ों घायलों की खबरें सुनते हैं तो उसके पीछे का जो एक व्यक्तिगत दर्द होता है वो कहीं छिप जाता है। लेकिन नन्हे मियाँ की ये कहानी उन बड़े आंकड़ों को एक असली मानवीय चेहरा देती है। उनका ये फ्रैक्चर सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं है, बल्कि ये उस गहरे सदमे का प्रतीक है जिससे आज राज्य के अनगिनत लोग गुजर रहे हैं। इस व्यक्तिगत त्रासदी को समझने के बाद अब हमारा ध्यान इस बात पर जाता है कि सिस्टम ने कैसे रिएक्ट किया। इतनी बड़ी आपदा के बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है सरकार का तुरंत हरकत में आना।
राज्य के मुख्यमंत्री ने इस तबाही के फौरन बाद कुछ बहुत ही सख्त और स्पष्ट निर्देश जारी किए, क्योंकि देखिए, जब पूरा राज्य सदमे में होता है तो एक व्यवस्थित और पारदर्शी सरकारी प्रतिक्रिया ही लोगों में ये उम्मीद जगाती है कि उन्हें इस मुश्किल वक्त में बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा गया है। तो राहत आयुक्त कार्यालय से जो निर्देश आए वो बहुत ही सीधे और टू द पॉइंट थे। पहला फोकस इस बात पर था कि सभी मौतों और चोटों का तुरंत संज्ञान लिया जाए ताकि हर एक नुकसान रिकॉर्ड हो सके। दूसरा निर्देश था कि न सिर्फ इंसानी जान बल्कि घरों और लोगों की रोजी रोटी यानी उनके पशुओं के नुकसान का भी सटीक रिकॉर्ड बनाया जाए। लेकिन जो तीसरी बात थी वो सबसे खास है, सत्यापन के दौरान जिलाधिकारी संवेदनशील रहें। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आपदा के वक्त लोग पहले से ही टूटे हुए होते हैं, ऐसे में अधिकारियों का पूरी सहानुभूति के साथ काम करना बेहद जरूरी हो जाता है। और इन सब के बीच जो सबसे अहम चीज थी वो है राहत के लिए तय की गई टाइमलाइन। 0 घंटे पर यानी घटना के तुरंत बाद असेसमेंट और वेरिफिकेशन का काम शुरू। और सबसे बड़ी बात, 24 घंटे के अंदर अंदर प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता का वितरण करना। ये 24 घंटे का नियम बहुत ही क्रूशल है। जब किसी का घर उजड़ गया हो, सब कुछ खत्म हो गया हो, तो कागजी कार्रवाई में लगने वाले हफ्तों या महीनों का कोई मतलब नहीं रह जाता। सरकार का ये निर्देश कि बस 24 घंटे के भीतर सीधा प्रभावित परिवारों के हाथों में मदद पहुंचनी चाहिए, ये दिखाता है कि इस स्थिति को कितनी गंभीरता से लिया गया। तो इस पूरी घटना और उसके बाद के राहत कार्यों पर गहराई से चर्चा करने के बाद एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने रह जाता है। इतनी अचानक और अप्रत्याशित तबाही के बाद समुदाय खुद को कैसे फिर से खड़ा करते हैं? जो तूफान पलक झपकते ही सब कुछ मिटा सकता है, उसके दिए हुए गहरे घावों को भरने में आखिर कितना समय लगेगा? ये सिर्फ टूटी इमारतों को बनाने की बात नहीं है, ये बात है उन परिवारों की जिन्हें अब बिल्कुल शून्य से शुरुआत करनी है। इसी विचार के साथ हम आज की अपनी ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।